हेलो स्टूडेंट, मैं संजय चौहान, भूगोल का अध्यापक। आज हम बच्चों 12th क्लास का टॉपिक विश्व की प्रमुख जनजातियां के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। विश्व की प्रमुख जनजातियों के बारे में जब हमने पिछले वीडियो के अंदर भील जनजाति के बारे में अध्ययन किया और उसमें हमने देखा कि भील जनजाति की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है, संस्कृत के मूल शब्द से क्या अर्थ निकलता है, उसके बारे में पढ़ा। यदि अपन ने पिछले वीडियो के अनुसार देखें तो भील शब्द की जो उत्पत्ति है वो द्राविड़ भाषा के बिल्लू से हुई है। कौन से हुई है? द्राविड़ भाषा के बिल्लू शब्द से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है तीरंदाज। क्या होता है? तीरंदाज। फिर हमने संस्कृत की क्रिया धातु या मूल शब्द के अनुसार यदि देखें तो बिल्लू का अर्थ निकलता है भेदना या मारना। क्या अर्थ होता है? भेदना या मारना। भील जनजाति के बारे में हमारे पुराणों के अनुसार कहा जाता है कि भील की जो उत्पत्ति है महादेव के पुत्र निषाद से हुई है। महादेव के पुत्र निषाद से हुई है। और इसके अलावा रामायण काल के अनुसार देखा जाए तो जब सीता की खोज के अंदर राम दंडकारण्य में घूम रहे थे, उस समय सबरी नामक एक साध्विक ने उनको मीठे बेर खिलाए थे। और महाभारत के अनुसार देखा जाए तो द्रोणाचार्य का जो एक शिष्य था एकलव्य, वो भी भील जनजाति से संबंध रखता था। यदि बच्चों कर्नल टोड के अनुसार देखा जाए तो इनकी जो उत्पत्ति है वो अरावली की पहाड़ियों के अंदर हुई है, जिन्होंने अकबर के विरुद्ध महाराणा प्रताप के युद्ध में सहायता की थी। अकबर के विरुद्ध महाराणा प्रताप की उन्होंने क्या की थी? सहायता की थी। और फिर हमने भील जनजाति के शारीरिक विशेषता पढ़ी और उसमें हमने देखा भील जनजाति की जो लोग नाट्यकद के होते हैं, रंग में काले होते हैं और नाक चौड़ी होती है। फिर हमने देखा भील जनजाति की जो लोगों की जो आंखें होती है वो लाल रंग की होती है, बाल जो रूखे होते हैं और इसके अलावा जो जबड़ा होता है वो बाल की तरफ निकला होता है। और इसमें हमने देखा भील जनजाति के लोग बड़े परिश्रमी और ईमानदार होते हैं और चोरी करना पाप मानते हैं और जीवन के प्रकृति से जुड़ा हुआ आजादी प्रेमी मानते हैं। इन सारे टॉपिक का अध्ययन हमने पिछले वीडियो के अंदर किया था। आज हम भील जनजाति के निवास क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे कि भील जनजाति के जो लोग होते हैं वो किन किन क्षेत्रों में रहते हैं, कौन सी पहाड़ियों में रहते हैं, कौन से राज्य में रहते हैं, कौन से जिलों में रहते हैं, किस तरह रहते हैं, उनका अध्ययन करें। तो भील जनजाति के निवास क्षेत्र का पहला बिंदु अपन देखते हैं भील दुर्गम और निर्जन पर्वतीय क्षेत्रों में। भील दुर्गम और निर्जन। दुर्गम जिसको पार करना बहुत मुश्किल होता है, जिन क्षेत्रों में रहना मुश्किल होता है, उस क्षेत्र को कहते हैं दुर्गम। निर्जन, नी यानी नहीं और जन यानी लोग, जहाँ बहुत ही कम लोग रहते हैं या लोग रहते ही नहीं है, ऐसे क्षेत्रों के अंदर कौन से लोग रहते हैं? भील जनजाति के। याद रखना, दुर्गम और निर्जन क्षेत्रों के जो पहाड़ी क्षेत्र हैं वहां पर कौन से लोग रहते हैं? भील जनजाति के लोग रहते हैं। भील अरावली, विंध्याचल और सतपुड़ा की पहाड़ियों और वन क्षेत्रों में रहते हैं। और भील है वो अरावली की पहाड़ी, विंध्याचल की पहाड़ी और सतपुड़ा की पहाड़ियों में रहते हैं। काफी बार बच्चों मानचित्र में पूछ जाते हैं, क्योंकि आपको पता ही है 2 नंबर का मानचित्र आता है और उन मानचित्र के अंदर काफी बार पूछ दिया जाता है कि सतपुड़ा की पहाड़ियां या अरावली की पहाड़ी कहाँ पर है। तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए इस मानचित्र के अंदर कहाँ पर है। तो आपको मैं मानचित्र कौशल के माध्यम से ये बताऊंगा कि ये पहाड़ियाँ कहाँ पर है। मैंने ये हल्का सा स्केच बनाया है भारत का, उसके ठीक है, उसके माध्यम से बताऊंगा कि अरावली पर्वतमाला या राजस्थान के अंदर, यहाँ पर अरावली पर्वतमाला है, अरावली पर्वतमाला या विंध्याचल पर्वतमाला, विंध्याचल पर्वतमाला या सतपुड़ा पहाड़ियां या पर्वत। इन क्षेत्रों के अंदर कौन रहता है? भील। याद रखना, अरावली की पहाड़ी है वो राजस्थान में स्थित है।
कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में। विंध्याचल और सतपुड़ा है वो मध्य प्रदेश के अंदर भी आए हुए हैं। कहाँ पर आए हुए हैं? मध्य प्रदेश के अधिकांश हिस्सा है। और यदि देखा जाए ये मध्य भारत के अंदर पाए जाते हैं। याद रखना बच्चों, अरावली की यदि सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो वो है गुरु शिखर। कौन सी है? गुरु शिखर। और विंध्याचल पर्वतमाला के अंदर चोटी की बात करें तो विंध्याचल पर्वतमाला के अंदर चोटी की बात करें तो है अमरकंटक की। अमरकंटक चोटी है वास है। ठीक है। सतपुड़ा के अंदर देखते हैं तो धूपगढ़ इसकी चोटी है, महत्वपूर्ण चोटी। तो ये चोटियां भी आपको लोग को थोड़ी बहुत याद रखनी है। ठीक है। भारत में भील 4 राज्यों में राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र में रहते हैं। भारत के अंदर भील कितने राज्यों में रहते हैं? 4 राज्यों। कौन कौन से? राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात और महाराष्ट्र। राज्य यदि आप पूछ लें तो राजस्थान यहाँ पर है, राजस्थान, ये गुजरात, ये गुजरात हो गया, ये महाराष्ट्र और यहाँ पर आपके मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, इन सभी राज्यों के अंदर कौन सी जनजाति के लोग रहते हैं? भील जनजाति के लोग निवास करते हैं। भीलों का मुख्य केंद्रीकरण राजस्थान के बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर और चित्तौड़गढ़ में। और राजस्थान के अंदर यदि देखते तो राजस्थान के बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर और चित्तौड़गढ़ के अंदर क्या पाए जाते हैं? भील पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? भील। याद रखना, यदि अपन याद देखते हैं तो यहाँ पर ये राजस्थान का हिस्सा ऐसे है, ये इसका। तो यहाँ पर अपन का कौन सा हो गया? डूंगरपुर। यहाँ पर मैं चलो राजस्थान का नक्शा ही बना देता हूँ वापस अलग। यहाँ पर इस तरह छोटा सा स्केच बना दिया मैंने। ठीक है। यहाँ पर अपन देखते हैं तो बांसवाड़ा, यहाँ पर अपन देखते हैं डूंगरपुर, यहाँ पर अपन देखते हैं उदयपुर और यहाँ पर अपन देखते हैं तो चित्तौड़गढ़। इन सभी क्षेत्रों के अंदर कौन से जाति के लोग रहते हैं? जनजाति के, भील जनजाति के। याद रखना, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और चित्तौड़गढ़ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर भीलों का निवास है। और आपको पता ही है सबसे ज्यादा जो भील है वो उदयपुर में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? उदयपुर में। मध्य प्रदेश के धार, झाबुआ और रतलाम। और मध्य प्रदेश का कौन सा जिला? धार, झाबुआ, यहाँ पर यह धार, झाबुआ, रतलाम लगभग पास में ही है। तो धार, झाबुआ और रतलाम के अंदर ये रहते हैं। और गुजरात के पंचमहल, गुजरात के कौन सा क्षेत्र? पंचमहल, वडोदरा में। और महाराष्ट्र के औरंगाबाद, अहमदनगर, जलगांव और नासिक और धुले जिलों में पाए जाते हैं। तो राजस्थान के अलावा जो अन्य राज्य है जैसे गुजरात है, महाराष्ट्र है, उनके अलग अलग जिलों के अंदर भी भीलों का निवास क्षेत्र मिलता है। जैसे राजस्थान के अंदर वापस देखते हैं तो बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर और चित्तौड़गढ़ है। मध्य प्रदेश के अंदर देखते हैं तो धार, झाबुआ और रतलाम है। और यदि गुजरात में देखते हैं बच्चों तो पंचमहल, वडोदरा है। और महाराष्ट्र में देखते हैं तो औरंगाबाद, अहमदनगर, जलगांव, नासिक और धुले, इन सभी जिलों में भील जनजाति पाई जाती है। भीलों के निवास क्षेत्र की जलवायु मानसूनी है। भीलों के जो निवास क्षेत्र है उनकी जलवायु कैसी है? मानसूनी। मानसूनी जलवायु का मतलब होता है बच्चों हवाओं की दिशाओं के अनुसार ऋतुओं में परिवर्तन होना। हवाओं की दिशाओं में परिवर्तन होने के साथ क्या होता है? ऋतुओं में परिवर्तन होना। जैसे एग्जाम्पल के रूप में जब हमारा बारिश का मौसम होता है, वर्षा का मौसम होता है, उस समय जो वायु है वो दक्षिण पश्चिम से चलती है। और उसी प्रकार सर्दियों के अंदर जब वायु होती है वो हमारे उत्तर पूर्व से चलती है। तो हमारे वायु की दिशा के परिवर्तन के साथ जब ऋतु में परिवर्तन आ रहा है तो वो कैसे हुई? मानसूनी जलवायु। और भारत की जलवायु कैसी है? मानसूनी जलवायु है, जो मौसम के अनुसार बदलती रहती है। अगला भीलों के निवास क्षेत्रों में लगभग 33% वन पाए जाते हैं।
और भील जहाँ रहते हैं वह लगभग कितने परसेंट वन पाए जाते हैं? 33%। आपको मालूम ही है राष्ट्रीय वन नीति 1952, राष्ट्रीय वन नीति कब लागू हुई थी? 1952 में। राष्ट्रीय वन नीति 1952 स्वतंत्र भारत की है, और यदि आजाद भारत के अंदर देखते हैं तो 1894 में, 1894 के अंदर ये वन नीति बनी थी। और स्वतंत्र भारत के अंदर देखते हैं तो 1952 वन नीति के अनुसार कितने परसेंट वन होने चाहिए? 33% वन होने चाहिए। कितना परसेंट? 33% वन होने चाहिए। उसी को ध्यान में रखते हुए भील क्षेत्र के अंदर कितने परसेंट वन पाए गए? 33% वन पाए गए। और उसके बाद 1972 के अंदर आपको पता ही है टाइगर एक्ट बना, टाइगर एक्ट। फिर 1993 के अंदर अपन देखते हैं एलिफेंट एक्ट, एलिफेंट एक्ट। फिर बाद में आपको पता ही है 1986 वन संरक्षण के लिए नीति बनाई गई। और आपको पता ही है 5 जून 1972 को वन्य पर्यावरण जैव संरक्षण के ध्यान में रखते हुए आपको पता ही है 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 5 जून को क्या मनाया जाता है? पर्यावरण दिवस। और 5 जून 1972 के अंदर इसकी शुरुआत हुई थी। और पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य के अंदर पेड़ पौधे लगाए जाते हैं जो जिससे हमारी क्लाइमेट को ज्यादा से ज्यादा क्या हो? फायदा। भीलों के निवास क्षेत्रों के अनाचित पहाड़ियां, अनाचित पहाड़ी, भीलों के निवास क्षेत्र में कैसी पहाड़ियां पाई गई? अनाचित। अनाचित का मतलब होती है जो पहाड़ियां किसी कारण से अपरदित हो चुकी होती है, अनाचित पहाड़ियां। अपरदित मिट्टियां, और अपरदित क्या पाई गई है? मिट्टियां। अपरदित क्या है? काफी बार सवाल आ ही जाता है, तो याद रखना बच्चों, अपरदित की परिभाषा बहुत ही सिंपल है और बहुत ही सटीक है, इसमें ज्यादा कुछ रटने की जरूरत नहीं है। तो पवन या जल, इन दोनों की जगह अपन एक शब्द प्रयोग कर सकते हैं अप्रत्यक्ष व प्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष व प्रत्यक्ष कारकों के कारण, कारकों के कारण मिट्टी का कटाव। याद रखना बच्चों, अप्रत्यक्ष व प्रत्यक्ष कारकों के कारण मिट्टी का कटाव क्या कहलाता है? अपरदन कहलाता है। और एक शब्द आया है मिट्टी। मिट्टी की यदि आपसे परिभाषा पूछे तो सीधा याद रखना, धरातल की सबसे ऊपरी परत जो महीन कणों व जैविक तत्वों से बनी हो उसे क्या कहते हैं? मिट्टी। धरातल की सबसे ऊपरी परत जो महीन कणों और जैविक तत्वों से बनी हो उसे अपन क्या कहते हैं? मिट्टी कहा जाता है। वनों की कटाई से भीलों की बढ़ती जनसंख्या के सामने समस्या खड़ी कर दी है। देखो, वनों की कटाई और का कारण आज भीलों की जनसंख्या के सामने क्या हो गई? समस्या खड़ी। आपको पता ही है दिन प्रतिदिन भीलों की संख्या बढ़ रही है, जिसके कारण वनों को काटा जा रहा है, और वनों को काटने के कारण उन लोगों के अंदर क्या उत्पन्न हो रही है? समस्या। एक शब्द आया है जनसंख्या। क्या है? जनसंख्या। ये आपका लेसन नंबर 3 है, जनसंख्या संबंधी पढ़ेंगे। उसमें आपको विस्तार के बाद इसमें विस्तार से आपको इसमें अध्ययन करवाया जाएगा। अब जनसंख्या क्या है उसके बारे में परिभाषा सुन लीजिए। किसी भी क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या क्या कहलाती है? जनसंख्या कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चों? जनसंख्या। इस तरह आपने देखा बच्चों कि भील जनजाति का निवास क्षेत्र कहाँ पर है, कौन सी पहाड़ियों में है, और वहाँ पर किस प्रकार की क्लाइमेट पाई जाती है, वो सब किस प्रकार इस प्रकार की क्लाइमेट में जीवन निर्वाह कर रहे हैं, उसके बारे में हमने अध्ययन किया। अब हमारा जो नेक्स्ट बिंदु होगा वो होगा हमारी आर्थिक क्रियाओं से संबंधित और उनके क्रियाकलापों से संबंधित, कि वो भील जनजाति के जो लोग हैं कौन सी आर्थिक क्रिया है करते हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं। आर्थिक क्रियाकलाप। आर्थिक क्रियाकलाप के अंदर बात करें तो इसमें सबसे पहले बात याद कि भील जनजाति के जो लोग हैं
वो कौन कौन से क्रिया करते हैं, जैसे आखेट है, कंदमूल इकट्ठा करने की प्रक्रिया जो संग्रहण है, पशुपालन है, कृषि है, ये सब कौन करते हैं, भील जनजाति। सबसे पहले लेते हैं आर्थिक क्रियाकलाप, मतलब आर्थिक क्रिया क्या है। आर्थिक क्रिया किसे कहते हैं? यदि हम आर्थिक क्रिया की बात करें तो सीधे से याद रखना, ऐसी क्रिया जिनको करने से आय की प्राप्ति होती है। ऐसी क्रिया जिनको करने से आय की प्राप्ति होती है उसे आर्थिक क्रिया कहते हैं। और आपको बच्चों, जब आप 12th क्लास के अंदर लेसन को जैसे जैसे आगे पढ़ते जाओगे और आप आर्थिक क्रियाओं के बारे में जानते जाओगे, और आपको मालूम होना चाहिए आर्थिक क्रिया को मुख्य रूप से 5 भागों में बांटा गया है। पहली जो आर्थिक क्रिया है उसका नाम है प्राथमिक क्रिया। क्या है? प्राथमिक क्रिया। दूसरी का नाम है द्वितीयक क्रिया। तीसरी का नाम है तृतीयक क्रिया। क्या नाम है? तृतीयक क्रिया। चौथी का नाम है चतुर्थ क्रिया और पांचवी का नाम है पंचम क्रिया। इस तरह आर्थिक क्रियाओं को 5 भागों में बांटा गया है। आपने 10th क्लास तक बच्चों 3 क्रिया पढ़ी थी, प्राइमरी, सेकेंडरी और थर्ड। लेकिन जब आप 12th क्लास के अनुसार बेस को देखोगे तो इसमें 5 क्रिया पढ़नी पड़ेगी। जो चतुर्थ और पंचम जो क्रियाकलाप है और तृतीय क्रियाकलाप का क्या है? उपविभाग है। तृतीय क्रियाकलाप का क्या है? ये उपविभाग है। आपको मालूम होने चाहिए जो जनजाति जो लोग होते हैं वो अधिकतर कौन सी क्रिया करते हैं? प्राथमिक क्रिया। जैसे कृषि, कंदमूल संग्रहण, पशुपालन, ये सभी। ठीक है, तो कृषि, कंदमूल संग्रहण, पशुपालन किस क्रिया का उदाहरण है? प्राथमिक क्रिया का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? प्राथमिक क्रिया का उदाहरण। इसके अलावा ये मत्स्य पालन, ये भी भील जनजाति के जो लोग हैं वो वर्तमान में करने लगे हैं, तो ये भी किसका उदाहरण है? प्राथमिक क्रिया का उदाहरण है। और प्राथमिक क्रिया क्या होती है? एक ऐसी क्रिया जिसमें जो भी प्रकृति से पदार्थ प्राप्त होते हैं उसका सीधा ही उपयोग में ले लिया जाता है। प्रकृति से प्राप्त पदार्थों को सीधे ही उपयोग लेने वाली क्रिया को क्या कहते हैं? प्राथमिक क्रिया। अपन द्वितीय क्रिया है, प्रकृति से जो भी पदार्थ प्राप्त हुआ है उसका रूप परिवर्तन करके उसे मूल्यवान बनाने वाली क्रिया को क्या कहते हैं? द्वितीय क्रिया। जैसे उद्योग और विनिर्माण। तो उद्योग और विनिर्माण है वो द्वितीय क्रिया का क्या है? उदाहरण है। तृतीय क्रिया सेवाओं से संबंधित होने वाली क्रिया क्या कहलाती है? तृतीय क्रिया। जैसे व्यापार है, संचार है, पर्यटन है, ये सब किसके उदाहरण है? तृतीय क्रिया के उदाहरण है। किसके हैं? तृतीय क्रिया के उदाहरण। और सेवाएं हैं, ये सब। चतुर्थ क्रियाकलाप जिसमें शोध अनुसंधान संबंधी क्रियाएं की जाती है, तो इसमें वैज्ञानिक आते हैं, अनुसंधानित क्रियाएं आती हैं, अनुसंधान क्रिया। ठीक है। पंचम क्रियाकलाप के अंदर यदि देखते हैं तो ऐसे व्यक्ति होते हैं स्वर्णकोलर जिनको आय भी बहुत ज्यादा मिलती है, उनके द्वारा लिए गए जो निर्णय होते हैं वो स्वयं बदल सकते हैं या उसके कुछ अधिकारी बदल सकते हैं। पंचम क्रियाकलाप को जो राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री, न्यायाधीश हैं, ये सब किसके उदाहरण है? पंचम क्रियाकलाप के उदाहरण है। तो ये हुई हमारी आर्थिक क्रिया और आर्थिक क्रिया के प्रकार। तो भीलों की आर्थिक क्रिया में देखते हैं। भील वनों में पहाड़ी प्रदेशों से एकांत प्रदेश में निवास करते। भील है दुर्गम निर्जन पहाड़ी जो एकांत प्रदेश है वहां पर रहते हैं। रहने के कारण इनकी आजीविका का मुख्य आधार और निर्जन पहाड़ी और एकांत क्षेत्र में रहने के कारण उनके जीवन का मुख्य आधार कौन सा है?
खाद्य संग्रह है। क्या है? खाद्य संग्रह। दूसरा है आखेट और तीसरा है आदिम कृषि और चौथा है पशुपालन। याद रखना, भील जनजाति है वो दुर्गम और निर्जन पहाड़ियों के अंदर रहती हैं और उनका जो आजीविका का जो साधन है वो खाद्य संग्रहण, आखेट, आदिम कृषि और पशुपालन है। अब अपन आया है खाद्य संग्रहण क्या है, तो उस परिभाषा से पूछते खाद्य संग्रहण क्या है। खाद्य संग्रहण तो याद रखना, भीलों द्वारा वनों से कंदमूल एकत्रण करने की प्रक्रिया। भीलों द्वारा वनों से कंदमूल एकत्रण करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? खाद्य संग्रहण। दूसरा है आखेट। आखेट की परिभाषा, आखेट जीवों का शिकार करना। जीवों का शिकार करना क्या कहलाता है बच्चों? आखेट। याद रखना, जीवों का शिकार करना, बिलों के द्वारा जीवों का शिकार करना आखेट कहलाता है। फिर आदिम कृषि, आदिम कृषि ऐसी कृषि जिसमें प्राचीन तकनीकी व औजारों के द्वारा की जाती है। ऐसी कृषि जो प्राचीन तकनीकी और वो औजारों के द्वारा की जाती है उसे आदिम कृषि कहते हैं। और आदिम कृषि के अंदर क्या करते हैं कि वो जंगलों को जलाकर, काट कर, साफ करके पुराने जो औजार है तकनीकी उनका प्रयोग करके करते हैं। और आपको पता ही है आदिम कृषि जो करते हैं वो चिमाता और दर्जिया के नाम पर की जो तरीके की जो कृषि होती है जूमिंग वो करते हैं। पशुपालन, ये पशुपालन क्रिया भी कहते हैं। अब पशुपालन क्या है उसकी परिभाषा देख लो। पशुपालन पशुओं को पालने संबंधित अर्थव्यवस्था को पशुओं को पालने संबंधित अर्थव्यवस्था जिसमें पशुओं की पालने की प्रक्रिया अपनाई जाती है, की प्रक्रिया अपनाई जाती है। पशु को पालने से संबंधित अर्थव्यवस्था जिसमें पशु को पालने की क्या अपनाई जाती है? प्रक्रिया अपनाई जाती है, उसी को हम क्या कहते हैं? पशुपालन। इस तरह आपने देखा कि भील जनजाति खाद्य संग्रहण, आखेट, आदिम कृषि और पशुपालन क्रिया करते हैं। अगला बिंदु, ये वनों से कंदमूल, फल, फूल और पत्ते एकत्रित करते हैं और वनों से वो कंदमूल, फल, फूल इन सबको क्या करते हैं? इकट्ठा करते हैं और फ्यूचर में इसका उपयोग करने की प्रक्रिया अपनाते हैं। और साथ में जंगली जीवों को क्या करते हैं? शिकार मतलब आखेट क्रिया करते हैं। कृषि में खाद्यान्न, साग सब्जी और चारे की फसल उगाते हैं। और कृषि के अंदर ये क्या उगाते हैं? खाद्यान्न है, साग सब्जी है, चारे, उन सबको। अब आपसे पूछ ले कृषि क्या है, तो सीधी सी परिभाषा है, कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। कृषि लैटिन भाषा का शब्द एग्रीकल्चर से बना है जिसका शाब्दिक अर्थ एग्री यानी मिट्टी, कल्चर यानी जुताई, अर्थात मिट्टी की जुताई करना। इसके अलावा
पशुपालन, मत्स्य पालन, कुक्कुट पालन क्रिया आती है। इसी को हम क्या कहते हैं? कृषि। कृषि लैटिन भाषा का शब्द एग्रीकल्चर से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ एग्री यानी मिट्टी, कल्चर यानी जुताई, अर्थात मिट्टी की जुताई करना। इसके अलावा पशुपालन, मत्स्य पालन और कुक्कुट पालन क्रिया की जाती है, उसी को क्या कहते हैं? कृषि कहते हैं। और आधुनिक कृषि के जनक हैं या आधुनिक कृषि विज्ञान के जो जनक है नॉर्मन बोरलॉन्ग है, जो अमेरिका के निवासी है। याद रखना बच्चों, आधुनिक कृषि विज्ञान के जो जनक है वो नॉर्मन बोरलॉन्ग है, जो अमेरिका के निवासी है। पशुपालन में भेड़, बकरी, गाय, भैंस और कुक्कुट पालन करते हैं। और पशुपालन में जो भेड़ जनजाति है, भेड़ को भी पालते हैं, बकरी को भी पालते हैं, गाय को भी पालते हैं, भैंस को भी पालते हैं, उसके साथ कुक्कुट पालन भी करते हैं। आपसे यदि बच्चों कभी कभी छोटा सवाल पूछ लिया जाता है, भेड़ राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा कहाँ पाई जाती हैं? तो भेड़ राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा देखते हैं तो बाड़मेर की साइड पाई जाती है, और बकरी भी बाड़मेर की साइड पाई जाती हैं, और गाय हैं वो राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा जयपुर की साइड पाई जाती हैं, भैंसे हैं वो उदयपुर की साइड पाई जाती हैं, इस तरह पाई जाती है। और भारत के अंदर सबसे ज्यादा गाय मध्य प्रदेश में पाई जाती है। याद रखना, भारत के अंदर सबसे ज्यादा गाय पाई जाती है मध्य प्रदेश के अंदर, और भैंस है वो उत्तर प्रदेश के अंदर देखने को मिलती है। और कुक्कुट पालन है वो भारत के अंदर सबसे ज्यादा आंध्र प्रदेश में होता है। कुक्कुट पालन है वो भारत के अंदर सबसे ज्यादा क्या होता है? आंध्र प्रदेश में होता है। और राजस्थान के अंदर अजमेर में सबसे ज्यादा कुक्कुट पालन किया जाता है या मुर्गी पालन किया जाता है। तो आपने देखा बच्चों कि भील जनजाति की जो आर्थिक क्रिया है उसमें आपने देखा पशुपालन, मत्स्य पालन, कुक्कुट पालन और आदिम कृषि जैसी क्रियाएं करते हैं। हम बच्चों जो अगला जो वीडियो बनाएंगे उसमें आर्थिक क्रिया की जो आदिम कृषि के जो तरीके हैं उसके बारे में भी पढ़ेंगे। इसके अलावा आर्थिक क्रिया के जो आकेट हैं, भोजन है, वस्त्र है, निवास क्षेत्र है या निवास गृह हैं, और उनके उपकरण और औजार हैं, उन सभी के अध्ययन हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। थैंक यू।